Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, we are going to study about application for job. Students, हम जॉब के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे उसको हम आज के लेटर में, आज की वीडियो में देखते हैं. स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसको कि जॉब लेटर कहा जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है कवर लेटर और दूसरा पार्ट होता है इसका बायोडाटा. बायोडाटा लेटर के अंदर हम जब लिखते हैं उसको लिखा जाता है, लेकिन सेपरेटली जो है उसको इंक्लूड किया जाता है. अब कवर लेटर जो होता है, कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती है उसके बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी आप रोजगार के लिए जो एप्लीकेशन लिख रहे हो वो कवर लेटर के अंतर्गत आता है. और एक तरह से आप अपना एडवर्टाइज दे रहे हो, इसीलिए कहते हैं एक्ट एज ए पर्सनल एडवर्टाइजमेंट. एक्ट एज ए पर्सनल एडवर्टाइजमेंट यानी स्वयं के विज्ञापन के रूप में ये कवर लेटर होता है, यानी अपनी जानकारी अपने बारे में बताने के लिए होता है. उसके बाद में जॉब सीकर्स पर्सनल डाटा, यानी इसमें क्या क्या लिखा जाता है. जॉब सीकर यानी जो जॉब को ढूंढने वाला है उसकी खुद की जानकारी, जैसे कि नेम, एड्रेस या उसकी क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें ब्रीफ में, नॉट इन डिटेल, ब्रीफ में जो है कवर लेटर में लिखी जाती है. तो ये पार्ट तो होता है कवर लेटर का. अब हम बात करते हैं बायोडाटा. बायोडाटा क्या होता है, किस फॉर्मेट में इसको इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. अब बायोडाटा क्या होता है. बायोडाटा में पर्सन्स लाइफ, यानी जो व्यक्ति अपना एप्लीकेशन लिख रहा है अपनी जॉब के लिए, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में सामान्य जानकारी होती है. उसका एक्सपीरियंस, यानी उसने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ पर काम किया है, वो सारी जानकारी होती है. उसकी अचीवमेंट्स, उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है काम करते हुए, वो जानकारी भी इसमें होती है. उसके अलावा पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल, पर्सनल जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये सारी जानकारी उसमें होती है. एंड प्रोफेशनल डिटेल यानी जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड कौन कौन सी एजुकेशन उसने प्राप्त कर रखी है, कौन सी ट्रेनिंग या कौन सी स्पेसिफिकेशन उसने हासिल कर रखी है, वो सारी जानकारी बायोडाटा में होती है. और ये सब के सब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है, उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है जिसमें हमें बायोडाटा को लिखना होता है. और ये फॉर्मेट किस तरह से डिवाइड होता है, कितने भागों में डिवाइड होता है, ये हम देखते हैं. बायोडाटा जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. बायोडाटा को मोटे तौर पर हम 4 भागों में विभाजित करते हैं. सबसे पहले बायोडाटा में हम पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं. पर्सनल डिटेल्स में जो जॉब सीकर है उसका नाम आ जाता है, उसके फादर का नाम आ जाता है, उसकी DOB आ जाती है, और इसी के साथ यदि एज बताना चाहे एज आ जाती है, मैरिटल स्टेटस आ जाता है. उसके बाद में क्वालिफिकेशंस सेकंड पार्ट में होता है. क्वालिफिकेशंस में 2 प्रकार की क्वालिफिकेशंस उसकी शो की जाती है. एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है उसकी, जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है, और दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. प्रोफेशनल मतलब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड जो योग्यताएं चाहिए, जिस प्रकार की क्वालिफिकेशंस चाहिए वो उसमें है या नहीं, उसकी जानकारी उसमें होती है.
और उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस लिखा जाता है। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उस जॉब पे उसने पहले कहीं काम किया है या नहीं किया है, उस चीज़ की जानकारी वहाँ होती है, कितने सालों तक कहाँ कहाँ पर क्या काम किया है, वो सब जानकारी एक्सपीरियंस के वाले पार्ट में आती है। और लास्ट पार्ट में रेफरेंसेस में उसके जो साथ में काम करने वाले कलीग्स है, जो लोग हैं या पूर्व के जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स दे दी जाती है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाते हैं। यदि आप उनसे पता करना चाहें तो उसको पता किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा कि जो जॉब लेटर होता है वो कवर लेटर और बायोडाटा, इस दो प्रकार के भाग में बटा हुआ होता है। और बायोडाटा का फॉर्मेट जो हमने अभी डिस्कस किया इस प्रकार से होता है। अब विद्यार्थियों हम एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम इसका एक जनरल फॉर्मेट डिस्कशन करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। जब इस लेटर को लिखेंगे किस तरह से इसका फॉर्मेट लिखा जाएगा उसकी चर्चा हम करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन के माध्यम से उसको देखेंगे। अब हम कवर लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। कवर लेटर का फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर की तरह ही होता है। जिस तरह फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यहाँ भी हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। 2 या 3 लाइनों में जो भी आता है वो सेंडर एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में एक लाइन का हम गैप छोड़ देंगे और गैप छोड़ने के बाद हम लिखेंगे डेट। उसके बाद में एक लाइन का और गैप छोड़ देंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। ये आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद में एक लाइन का गैप छोड़ के हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है एप्लीकेशन फॉर जॉब का, उसमें हम क्या करते हैं, वैसे जनरल वे होता है पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम जो लेटर लिख रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ हमें यहाँ पर बताना होता है, वो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद में आ जाएगा एक लाइन छोड़ के फिर आ जाएगा सैल्यूटेशन, यानी जो अभिवादन होता है, सर मैडम जो भी लिखा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरह से ये जो फॉर्मेट देखा है आपने, ये फॉर्मेट जनरली सभी प्रकार के लेटर्स जो होते हैं फॉर्मल लेटर सभी में लिखा जाता है और ये कि ये पैटर्न हम यहाँ भी काम में लेते हैं। अब सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस के बाद में हम देखते हैं बॉडी ऑफ लेटर, यानी जब सैल्यूटेशन आ जाएगा डियर सर मैडम, रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखने के बाद में जो आता है भाग मेन होता है बॉडी ऑफ लेटर। ये जो भाग होता है इस भाग को हम कुछ पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें समझने में आसानी रहती है। जैसे मान लो जो पैराग्राफ 1 है उसमें हम क्या करेंगे कि हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में हमने जानकारी कहाँ से प्राप्त की, वेयर यू नो अबाउट वैकेंसी, यानी वैकेंसी की जानकारी आपको कहाँ से हुई, आपको किसी दोस्त ने बताया, आपने अखबार में पढ़ा, कोई विज्ञापन पढ़ा, उस चीज़ की जानकारी यहाँ दी जाती है। और साथ में मेंशन किया जाता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मेंशन पोस्ट अप्लाई फॉर, ये शुरुआत में लिख देते हैं हम। जैसे मान लो हमने लिख दिया विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये चीज़ें लिख के हम बता देते हैं कि हमने ये विज्ञापन देखा, इतनी तारीख को देखा और इसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर पैराग्राफ 2 जो होता है उसमें हम जनरल वे में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में हम बता देते हैं कि हम जो है कैंडिडेचर, यानी कि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको बता देते हैं। और साथ ही ब्रीफ में ब्रीफ डिटेल क्वालिफिकेशंस, उसकी हल्की फुल्की जानकारी दे देते हैं कि मैंने इस प्रकार की डिग्री की है या अभी पास आउट किया है, मैंने इतना काम किया है और मैं जो है ये काम कर सकता हूँ, इसकी जानकारी हम दूसरे भाग में दे देते हैं। और तीसरे भाग में जो हम पैराग्राफ 3 जिसको कह सकते हैं, उसमें हम एनक्लोज्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम उसमें लगाएंगे
उनकी जानकारी हम दे देते हैं कि भाई हम जो है अपना CV। तो तीसरे पैराग्राफ में एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। जो भी CV, फोटोग्राफ वगैरह जो भी हम उसमें अटैच कर रहे हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। और एंड ऑफ लेटर जो होता है यानी अंतिम भाग जो होता है, जो पैराग्राफ 4 के रूप में आता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉमिसिंग नोट कि भाई मैं अगर मुझे एक चांस दिया जाए तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, इस प्रकार की जानकारी हम जो है इसमें बता देते हैं, शो कर देते हैं। और उसके बाद में जनरल लैंग्वेज डाल देते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आदि जो भी है वो लिख देते हैं। तो इस तरह से आप जो है बॉडी ऑफ लेटर जो होता है इसको हम कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी सीधा सीधा हम योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिख के जो है इस लेटर को क्लोज करते हैं और नाम नीचे अपना लिख देते हैं। तो ये होता है अपना एप्लीकेशन फॉर जॉब का एक जनरल फॉर्मेट। जो शुरुआती डिटेल्स होती है वो सारी की सारी डिटेल्स जो दूसरे सारे फॉर्मल लेटर है उसी की तरह आती है, वही सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन। उसके बाद का जो भाग होता है बॉडी ऑफ लेटर, उसमें हमने 4 भागों में डिवाइड करके आपको बता दिया। पैराग्राफ 1 कि आपने इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से जाना और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देते हैं। पैराग्राफ 2 में आप बता देते हैं कि मैं जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ या मैं मेरी ब्रीफ डिटेल ये है, हल्की सी क्वालिफिकेशन इसमें बता देते हैं। और पैराग्राफ 3 में हम एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं और एंड ऑफ लेटर प्रॉमिसिंग नोट। और उसके बाद में जो है CV जो है वो इंक्लूड कर देते हैं और CV का फॉर्मेट हम यहाँ पे ड्राफ्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा ये लेटर कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर जॉब को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे इस लेटर को लिखा जाएगा देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या जानकारी दी हुई है उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Dainik Jagran. You are Ravi from 21st Amba Society near Hotel Rajwadu, Jeevraj Park, Bhilai. Draft a letter including a CV. Apply for advertised post. जब भी एप्लीकेशन फॉर जॉब का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो जिस तरह से दूसरे लेटर्स में आप सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस ढूंढने का कार्य करते हैं वो कार्य आपको इसमें भी करना है। आपको सेंडर एड्रेस ढूंढना है, रिसीवर एड्रेस ढूंढना है और सब्जेक्ट में क्या लाइन लिखनी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है यू आर रवि। ये जो लाइन आती है इसमें ये बताया जाता है कि आप रवि है, यानी आपको अपने आप को रवि मानते हुए लेटर लिखना है। इसके बाद में लिखा हुआ है फ्रॉम 21st अम्बा सोसाइटी नियर होटल रजवाड़ू जीवराज पार्क भिलाई। ये जो एड्रेस है यहाँ से 21st से ये फ्रॉम यानी यहाँ से, तो यहाँ से जो एड्रेस है 21st अम्बा सोसाइटी नियर होटल रजवाड़ू जीवराज पार्क भिलाई, ये सारा के सारा एड्रेस जो है सेंडर का है। स्टूडेंट्स, आप जो है ज़्यादातर मिस्टेक्स जो है यही करते हैं, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस को आप सही तरह से लिख नहीं पाते और परिणाम ये रहता है कि जब आप लेटर लिख रहे हैं और लेटर की शुरुआत ही गड़बड़ होती है तो फिर उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। तो आपको बिल्कुल धैर्य के साथ ये पता करना होता है कि वहाँ सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है तो कौन सा है और रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है तो कौन सा है। अब यहाँ सेंडर का एड्रेस तो आ गया 21st अम्बा सोसाइटी नियर होटल रजवाड़ू जीवराज पार्क भिलाई। अब रहा रिसीवर, यहाँ देखो बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स, यानी रिक्वायरमेंट कहाँ है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल में। कहाँ आई हुई है स्कूल, भिलाई में। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिसीवर का एड्रेस। आप लेटर किसको लिखोगे, इसी को लिखोगे। अब लेटर लिखते समय आप बाल विद्या पब्लिक स्कूल को तो लिखोगे नहीं, बल्कि किसको लिखोगे, इसके प्रिंसिपल को। तो इसके पहले द प्रिंसिपल वर्ड आएगा, उसके बाद में ये पीछे एड्रेस आएगा बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई।
तो ये रिसीवर का एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिल गया। फिर उसके बाद में पर्पस ऑफ द लेटर, तो यहाँ देखो आया हुआ अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। अब यहाँ अप्लाई तो आ गया, फॉर द एडवर्टाइज की जगह आ जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पॉलिटिकल साइंस। इस लैंग्वेज को हमें काम में लेना पड़ेगा, तो इस लैंग्वेज में थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, और वैसे अभी जब लेटर लिखेंगे तो उसमें बता देंगे ज़्यादातर क्या चीज़ें बदलती है और वो लेटर सब जगह काम में आ जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट का मैटर भी आ गया, सेंडर एड्रेस आ गया, रिसीवर एड्रेस। अब बात करते हैं इसकी जो डेट होगी। यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर जॉब में डेट लिखी जाती है उसमें ये ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में यदि कोई डेट दी हुई है और क्वेश्चन में जो डेट दी हुई आएगी वो एडवर्टाइजमेंट की डेट दी हुई आएगी। देखो यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है इन द दैनिक जागरण। द दैनिक जागरण समाचार पत्र का नाम है, यानी उस पत्र का नाम तो दे रखा है कि एडवर्टाइजमेंट जिसमें दिया है, लेकिन यहाँ तारीख नहीं दे रखी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें यहाँ पे पीछे तारीख दे रखी है, तो यहाँ जो तारीख आएगी एडवर्टाइजमेंट की जो तारीख होगी उस तारीख के 2, 3, 4 या 5 दिन बाद की डेट जो है हमें यहाँ पर अपने लेटर में लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो देखते ही 1-2 दिन बाद में उस पर कार्रवाई आरंभ कर देते हैं। उसके पहले की डेट हमें नहीं लगानी है, उसके बाद की डेट का ही हमें यूज करना है। तो यहाँ इस डेट का यहाँ डेट नहीं दी हुई है, इसलिए हमें अपने हिसाब से ही लगानी है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का जब हवाला देंगे हम लेटर में, तो यहाँ जो डेट हम लेटर में लगाएंगे उससे पहले की डेट कहाँ लगाएंगे? एडवर्टाइजमेंट में। तो सेंडर एड्रेस आ गया, रिसीवर एड्रेस आ गया, डेट के बारे में चर्चा हो गई, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं इस लेटर को कैसे लिखेंगे। जो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर के एड्रेस की। सेंडर का एड्रेस इसमें दिया हुआ था, तो सेंडर का एड्रेस लिख देते हैं 21। उसके बाद में लिखा हुआ था अंबा सोसाइटी, नियर होटल रजवाड़ू, उसके बाद में जीवराज पार्क, भिलाई। ये एड्रेस हो गया उस व्यक्ति का जो कि लेटर को भेज रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। अब हमने कहा था यहाँ डेट जो है क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं की हुई है, तो अब यहाँ कोई भी डेट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना यहाँ जो डेट लगाएंगे उसके पहले की डेट हमें एडवर्टाइजमेंट वाली लाइन में यूज करनी है। तो हम यहाँ पे डेट लगा देते हैं 5 जून 2020। यहाँ हमने एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद में डेट लगाई। यहाँ एड्रेस के नीचे आप ईमेल आईडी चाहे तो भी या मोबाइल नंबर लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर आ जाएगी यहाँ पे डेट, और डेट के बाद में आ जाएगा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर की पोस्ट नहीं दे रखी है, वो हमें खुद ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल में लिख रहे हैं, इसलिए हम किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल को। द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल, भिलाई। तो ये हो जाएगा रिसीवर का एड्रेस। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं? हमारा इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है? टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप चाहे तो आगे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इन पॉलिटिकल साइंस, और नहीं तो सीधा सिंपल लैंग्वेज में लिखना है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर। इस तरह से हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके साथ ही सब्जेक्ट के नीचे आता है रेफरेंस। रेफरेंस यानी आपने क्या विज्ञापन देखा, कहाँ से जानकारी हासिल की, तो आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा रेफरेंस में एडवर्टाइजमेंट इन, अब यहाँ अखबार का नाम दे रखा है, किसमें दिया है, तो यहाँ लिखा हुआ है दैनिक जागरण, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट की डेट भी हम लिख देंगे ऑन, और देखो 5 जून हमने लिखी तो इसके पहले की डेट हमें यहाँ लिखनी है, तो हम चाहे तो यहाँ पे 1 जून लिख सकते हैं, 1 जून 2020। तो यहाँ हमने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक जागरण ऑन 1 जून 2020। ये आ जाएगा रेफरेंस। रेफरेंस के बाद में आ जाएगा सैल्यूटेशन। यहाँ हम लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड सर। इसके बाद में अब जो शुरुआती लाइन होती है, जो पैराग्राफ 1 होता है, जिसमें हम बताते हैं कि भाई हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, या आप लिख सकते हैं इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब जो एडवर्टाइजमेंट जहां दिया गया था, यहाँ आ गया इन, ये की लाइन ऊपर वाली वापस यूज होगी, दैनिक जागरण ऑन 1 जून 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ हमने बता दिया कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है दैनिक जागरण में, जो कि 1 जून 2020 को आया था, और जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए था, पॉलिटिकल साइंस विषय में था, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं उसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन फॉर जॉब का दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें उसके आंसर में और इसके आंसर में जो अंतर आपको मिलेगा, एक तो जैसे एडवर्टाइजमेंट इन, और इनके बाद में यहाँ समाचार पत्र का नाम दे रखा है दैनिक जागरण। हो सकता है इस समाचार पत्र के अलावा किसी दूसरे समाचार पत्र का नाम उसमें दे रखा हो एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में, तो वो नाम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में ऑन के बाद में ये डेट आ रखी है, अगर इस डेट का कोई उल्लेख उसमें दे रखा है तो वही डेट आपको लिखनी है, और नहीं तो अपने हिसाब से डेट को लिखना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपने जो ऊपर डेट लिखी है सेंडर एड्रेस के नीचे, उसके कुछ दिन पहले की डेट यहाँ होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या आपके क्वेश्चन में यदि डेट दी हुई है तो उस डेट से पहले की डेट सेंडर एड्रेस, उस डेट के बाद की डेट सेंडर एड्रेस में होनी चाहिए। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ जो आई है लैंग्वेज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ जो है लैंग्वेज बदल सकती है इन पॉलिटिकल साइंस। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार लैंग्वेज बदलती है। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ जाता है टीचर, कहीं लिखा हुआ जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर, कहीं लिखा हुआ जाता है पोस्ट ऑफ मैनेजर, कहीं लिखा हुआ सेल्स मैनेजर, जो भी पोस्ट आती है उस पोस्ट का उल्लेख यहाँ पर करते हैं। उसके बाद में जो अगली लाइन है, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, ये किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर जॉब में लिखी जा सकती है। अब यहाँ अगर अपन ब्रीफ डिटेल अपने बारे में देना चाहें तो दे सकते हैं। आई हैव all the qualification and experiences mentioned in your advertisement. I have all the qualification and experiences mentioned in your advertisement. यहाँ हमने बता दिया कि मेरे पास वो सभी योग्यताएं और अनुभव है जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट में चाहिए है।
तो यहाँ इसके द्वारा अपन एक पर्सनल ब्रीफ डिटेल जो है यहाँ पे बता दे। आप चाहे तो यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन शब्द भी लिख सकते हैं, कैसे आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी विद इतने स्कोर मार्क्स, वो भी आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने पहले बता दिया रेस्पॉन्स दे रहे हैं आप एडवर्टाइजमेंट का और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर एक लाइन में आपने अपनी ब्रीफ डिटेल बता दी कि आपके पास वो सारी योग्यताएं और अनुभव है जो कि एडवर्टाइजमेंट में चाहा गया है या जो कि एडवर्टाइजमेंट में बात की गई है। अब यहाँ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं आई हैव एनक्लोज्ड माई CV फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी पूर्ण जानकारी के लिए मैंने अपना CV जो है इसके साथ इनक्लोज कर दिया है। अब यहाँ तक जो है आप कह सकते हो जॉब लेटर का जो पार्ट होता है जिसमें अपन एक लेटर को कवर लेटर कहते हैं, जिससे ये भाग थोड़ा सा पूर्ण होता है। यहाँ बीच में क्या करते हैं एनक्लोजर, जब जनरल वे में हम लिखते हैं तब तो क्या करते हैं एनक्लोजर लिख के बता देते हैं कि इसमें CV जो है इनक्लोज्ड है। लेकिन हम एग्जाम हॉल में जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें यहाँ एक तरह से पूरा CV बनाना पड़ेगा, यानी CV में जो जो डिटेल चाहिए वो डिटेल यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो आई हैव एनक्लोज्ड माई CV फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। अब इसी के नीचे आप रिक्वायरमेंट जैसे होती है उसी हिसाब से आप अपना यहाँ CV भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिख दिया, पहला पार्ट करके लिख दिया, यहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन एज पर गिवन बिलो, यहाँ आप डिटेल में लिख भी सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले जो है पर्सनल डिटेल आती है ये पार्ट में इसका, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। ये एक तरह से CV हम यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो CV हमें साथ में ऐड करना है उसका हम ड्राफ्ट बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे नेम, नेम में जैसे इसमें दिया हुआ है तो आ जाएगा रवि, फादर्स नेम विजय, डेट ऑफ बर्थ फिफ्थ जुलाई 1999। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस यहाँ आ जाएगा अनमैरिड। तो ये आ गई इसकी पर्सनल डिटेल। और भी कोई डिटेल देना चाहे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में शामिल की जा सकती है। उसके बाद में पर्सनल डिटेल के बाद में जो भाग आता है वो आता है क्वालिफिकेशंस का, यानी अपनी योग्यताओं के बारे में बताने का, कौन कौन सी योग्यताएं आप में है। यहाँ वैसे पर्सनल डिटेल में आप हाइट वगैरह लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, लेकिन टीचिंग जॉब में हाइट की कोई लेने देना नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। क्वालिफिकेशंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ हम एक सब पॉइंट के रूप में लिख देंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और यहाँ चाहे तो आप छोटा सा चार्ट बना के उसमें डिटेल दे सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना दिया, यहाँ आपने लिख दिया SN नंबर, उसके बाद में क्लास, पास ईयर, फिर उसके बाद में परसेंटेज, उसके बाद में यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी यहाँ पे पूरी की पूरी दे सकते हैं। क्लास कौन सी, कब यूनिवर्सिटी में पास की, क्लास कौन सी है, कौन से साल में पास की, कितने परसेंटेज बने, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा बोर्ड। तो यहाँ यूनिवर्सिटी और बोर्ड के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मान लो
इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख देंगे सेकेंडरी क्लास 2013 87% और BSER। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उस डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी डिग्रियाँ ध्यान में रखते हुए डिग्री लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 5 साल का कोई एडमिशन लेता है और उसकी जो 10वीं क्लास है वो 15 साल या 16 साल की उम्र में पास होनी चाहिए। यहाँ जो डेट आएगी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए या सन उसी हिसाब से होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगे। जैसे यहाँ 2013 की जगह हम कर लेते हैं 2015 में उसने सेकेंडरी पास की। फिर इसके 2 साल बाद में हमें पता है सीनियर सेकेंडरी होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीनियर सेकेंडरी 2017 और यहाँ हम परसेंटेज जैसे और ज़्यादा लिख सकते हैं चाहे तो अपन 90% और यहाँ BSER। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में होता है ग्रेजुएशन। चूँकि हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट भी होनी चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। और ये आप सभी को पता है ग्रेजुएशन जो होती है वो 12th के 3 साल बाद में होती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2020। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ये यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ डेट जो है चेंज करना है। अभी 2020 में एडवर्टाइजमेंट आया है, अभी उसकी काफ़ी योग्यता है बाकी है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ हम 99 की जगह जो है 1995 कर देते हैं, 4 साल का डिफरेंट आ जाएगा। अब इसी हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ की जो डेट्स है उस डेट्स को भी हम बदल देते हैं। जैसे सेकेंडरी जो है वो इसने कर ली थी 16 साल की उम्र इन 2011। फिर उसके 2 साल बाद में सीनियर सेकेंडरी 2013, उसके 3 साल बाद में 2016 ये आ जाएगा। ग्रेजुएशन में भी आप परसेंटेज लिख सकते हैं, जैसे मान लो 58 लिख दिया, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया आपने। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट लिखना होता है, तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 2018 और यहाँ आ जाएगा 63% और यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तो हो गई सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशनल के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखनी पड़ेगी। यानी जिस प्रोफेशन को हम अपनाना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन हमारे पास है या नहीं है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होता है, बीएड जो होती है टीचिंग जॉब के लिए बीएड का उल्लेख करते हैं, मैनेजर वगैरह की जॉब के लिए एमबीए का उल्लेख करते हैं, कंप्यूटर की जॉब के लिए एमसीए या बीसी का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ जैसे आ जाएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो शब्द होता है, इसमें यहाँ हम लिख देंगे बीएड और इसका सन लिख देंगे 2019 और उसके बाद में परसेंटेज उसका लिख देंगे 63%। यहाँ परसेंटेज लिख देंगे 70% और यूनिवर्सिटी का नाम जो भी लिखना चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये होगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो लिखी जाती है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कॉमन रह सकती है, सिर्फ इसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो शब्द आता है वो बदल जाता है, जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आ जाता है। जैसे यहाँ मैंने पॉलिटिकल साइंस लिखा, ये देखो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है तो इंग्लिश आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टीचिंग जॉब के लिए सबके बीएड ही होती है, वो अपन ने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद में बारी आती है एक्सपीरियंस की। अब बारी आती है एक्सपीरियंस की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद में। अब यहाँ जिस प्रकार का प्रोफेशन हो रहा है उसी प्रकार की क्वालिफिकेशन वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मान लो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मान लो कोई कंप्यूटर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो एमसीए वगैरह आ जाएगा, या कोई बिजनेस मैनेजमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो एमबीए वगैरह आ जाएगा। अब एक्सपीरियंस जो होता है, एक्सपीरियंस में क्या होता है,
क्या आपको शुरू से अब तक जहाँ जहाँ भी आपने काम किया उसका उल्लेख करना होता है। हमारे इस प्रश्न में यदि देखें तो 2019 में उसने बीएड कर ली और उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस रहा 2020 तक वो बताना है। तो मान लो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 मंथ टीचिंग एक्सपीरियंस 6 मंथ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। 6 मंथ ही लिखा क्योंकि 2019 में उसने बीएड की, उसके थोड़े समय तक इसने काम किया और नए अप्लाई के लिए या नए काम करने के लिए अप्लाई कर रहा है। और यहाँ 6 मंथ के बाद में हम चाहे तो वर्किंग कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं, यानी एक रनिंग भी बताना होता है, टीचिंग इन कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया बाल्डविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टीचिंग इन बाल्डविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ सिंस लिख के डेट लिखना चाहे तो वो आ सकता है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपीरियंस का उल्लेख हो जाएगा। लास्ट में जो आता है वो आता है आपके रेफरेंसेस जो होता है वो लिखा जाता है, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। यदि आप चाहें कि आपके बारे में कोई जानकारी दे तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये डिटेल जो है सीवी में अपने आती है, जिसमें हमने एजुकेशनल डिटेल दे दी अपनी, प्रोफेशनल। अब यहाँ पे आप जो है स्किल भी बताना चाहे तो स्किल बता सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज नॉन आप चाहे तो लिख सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, और कोई हिंदी इंग्लिश लिखना चाहे तो हिंदी इंग्लिश ही लिख सकता है। तो ये हो गई लैंग्वेज नॉन। और उसके बाद में आ जाता है लैंग्वेज लिख दी, उसके बाद में तो इस तरह से आप जो है अपनी डिटेल दे सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस लिखा दिया यहाँ पे, जो समय कम बचा था वही लिखा आपने। जैसे 2019 में आपने बीएड की, उसके 6 महीने बाद का एक्सपीरियंस आपने लिख दिया, फिर वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे हैं वो लिख दिया। लैंग्वेज नॉन आपने बता दी हिंदी इंग्लिश। इसके अलावा आप कुछ एक डिटेल और देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है। यहाँ आपको जो सीवी लिखना होता है या सीवी की जो डिटेल्स लिखनी होती है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उल्लेख, जैसे आप पोस्ट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो टीचिंग जॉब होती है उसमें बीएड आता है। बाकी अदर्स जॉब होती है, किसी में एमसीए कंप्यूटर वाली जॉब के लिए, मैनेजमेंट जॉब के लिए एमबीए आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका सीवी जो है इसी में एनक्लोज के रूप में कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट में आपको 2 लाइन लिख के इस लेटर को पूरा करना होता है। यहाँ आप लिख देंगे आई विल सर्व माई बेस्ट इफ ए चांस इज गिवन टू मी, यानी मैं अपना बेहतर प्रदर्शन करूंगा यदि मुझे एक मौका दिया जाता है। और यहाँ लास्ट में एक लाइन आप और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स। इसके बाद में हम लास्ट में योर्स सिंसियरली
लिख के अपना नाम, जैसे यहाँ नाम दिया हुआ है रवि, वो नाम लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब लगभग कॉमन ही होता है, कुछ एक परिवर्तन करके आप एप्लीकेशन फॉर जॉब का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस लेटर को फिर से उतारने के बाद एक बार देखिएगा कि जहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, अगर दूसरे किसी सब्जेक्ट के लिए मांगा है, जॉब के लिए क्वेश्चन आया है, तो बस उस सब्जेक्ट का नाम बदल देना है, और अगर पोस्ट कोई बदली हुई है तो वो पोस्ट बदल देनी है। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ यही आती है। और जो लास्ट वाली लाइन है, आई विल सर्व माई बेस्ट इफ ए चांस इज गिवन टू मी, वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ये वाली लाइन आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर जॉब में लिख सकते हैं। तो 80% पार्ट जो होता है एप्लीकेशन फॉर जॉब का कॉमन होता है। कुछ एक बदलाव भी जो है क्वेश्चन के अनुसार कर दिए जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट का नाम अगर अलग होता है तो वो लिखते हैं, पोस्ट अलग होती है तो वो लिखते हैं, और थोड़ा बहुत जैसे मान लो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बता देते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखा जाता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख के अच्छी तरह समझिएगा और उसके बाद में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, और आपको असाइनमेंट में जो प्रश्न दिया जाएगा उसको भी आपको ध्यान से करना है। स्पेशली आप जब भी सेंडर एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और ये जो लेटर मैंने बताया है, इस लेटर में जो नया क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आपको ये ध्यान देना है किस पोस्ट के लिए लेटर लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लो पोस्ट तो एक भी हिंदी लिटरेचर पढ़ाने के लिए आपको लेना है और वहाँ भी आपने इस लेटर की नकल करके पॉलिटिकल साइंस लिख दिया, तो कोई मतलब नहीं है। आपको जो इस पूरे एप्लीकेशन फॉर जो जॉब में जो चेंजिंग करनी होती है, वो एक पोस्ट का नाम जो दिया हुआ होता है वो चेंज करना होता है, और एक जो है सब्जेक्ट जो दी हुई होती है उसको बदलनी होती है। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह एज इट इज़ आप वापस लिख सकते हैं। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।